अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रावेसिकल थेरेपी की, स्पेशली अगर हम बात करें माइटोमाइसिन सी और बीसीजी के बारे में। तो सबसे पहले अगर माइटोमाइसिन सी के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहले देखते हैं इंडिकेशन। तो पहला इंडिकेशन होता है इमीडिएट पोस्ट टीआरबीटी इंस्टॉलेशन। तो जो इमीडिएट पोस्ट टीआरबीटी इंस्टॉलेशन होता है वो यूजुअली लो रिस्क एनएमआईबीसी के केस में यूज करते हैं और विद इन 6 आवर्स यूज करते हैं। तो इससे जो रिकरेंस रेट होता है 12% तक कम हो जाता है। यूजुअली डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स में 11 से लेकर 27% तक जो रहता है रिकरेंस कम होता है। तो ये जो रहता है ऑलमोस्ट 40 मिलीग्राम का आता है माइटोमाइसिन सी, और इस तरीके से ये पर्पल कलर का बॉटल दिख रहा है, ये लाइपोफिलाइज्ड रहता है। फिर अगर हम बात करें इमीडिएट के बाद जो अगला इंडिकेशन होता है वो होता है एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी की तरह भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इंटरमीडिएट रिस्क एनएमआईबीसी। और दूसरा, अगर जब बीसीजी अवेलेबल नहीं है या पेशेंट जो है बीसीजी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कि कब जो है इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में ब्लैडर परफोरेशन है तो नहीं यूज करना चाहिए, या डीप रिसेक्शन किया है, सस्पेक्टेड है, ऐसे में चांसेस रहता है ब्लैडर पर्फ होने का, और जो माइटोमाइसिन है वो एक्स्ट्रावेसेट कर सकता है, तो ऐसे में भी हमें नहीं यूज करना चाहिए। फिर सिग्निफिकेंट हीमेचूरिया है तो भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स ओपन रहती हैं जहाँ से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है। फिर एक्सटेंसिव टीआरबीटी किया है तो भी नहीं यूज करते हैं। यूजुअली लेस देन 3 सेंटीमीटर और सॉलिटरी पेपिलरी नोड्यूल रहता है, तो उसमें जो रहता है आइडियल रहता है। तो ये लो रिस्क कंडीशन होती है। और कैथेटर की वजह से ट्रॉमा हुआ है तो भी नहीं यूज करते हैं। तो जो ये 5 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर हम बात करें, पहला ब्लैडर परफोरेशन, दूसरा डीप रिसेक्शन, तीसरा जो है सिग्निफिकेंट इमेचूरिया, चौथा है एक्सटेंसिव टीआरबीटी, और पांचवा है कैथेटर ट्रॉमा। तो अब अगला देखते हैं इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। तो यूजुअली जो है माइटोमाइसिन जो है 40 मिलीग्राम वायल में आता है, इस तरीके से 40 मिलीग्राम। तो 40 मिलीग्राम जो वायल है उसमें आता है, और इसके साथ में स्टेराइल वाटर भी आता है। यूजुअली जो स्टेराइल वाटर रहता है वो 20 ml के आसपास रहता है। फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पहले माइटोमाइसिन सी जो रहता है उसको स्टेराइल वाटर जो आया रहता है उसके साथ मिलाते हैं 20 ml, फिर अलग से एनएस यूज करते हैं, और हमारे पास 50 ml सिरिंज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 मिलीग्राम माइटोमाइसिन को 20 ml स्टेराइल वाटर से मिलाते हैं। ध्यान देना है कि ये स्टेराइल वाटर है और वो उसी के साथ आता है यूजुअली। फिर इसको हम फर्दर डाइल्यूट करते हैं, और लास्ट में जो डाइल्यूशन होगा ये 40 मिलीग्राम है, तो लास्ट में जो टोटल वॉल्यूम होता है 40 ml हो जाना चाहिए। तो हमें 20 ml और एनएस मिलाना होता है। तो स्टेराइल वाटर में फाइनली हम एनएस मिलाएंगे, ताकि जो फाइनल कंसंट्रेशन है 1 मिलीग्राम पर ml होना चाहिए। तो मतलब 40 मिलीग्राम जो है वो 40 ml में होना चाहिए। यूजुअली जो इसे हमें लाइट से दूर रखना चाहिए, लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सोल्यूशन को विद इन 1 आवर यूज करना चाहिए। यूज करते समय हमें ग्लव्स का यूज करना चाहिए, डबल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एक जो है कीमोथेरेपेटिक एजेंट है और हाथों को काफी इरिटेट करता है, तो इस वजह से हमें ग्लव्स यूज करना चाहिए। तो इंस्टिल कैसे करते हैं, सबसे पहले जो कैथेटराइजेशन कर रहे हैं वो एटोमेटिक होना चाहिए। अगर टोमेटिक कैथेटराइजेशन होता है तो ऐसे केस में हमें जो है माइटोमाइसिन सी नहीं डालना होता है। फिर दूसरा, ब्लैडर को कम्प्लीटली एम्प्टी कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, और उसमें 40 ml माइटोमाइसिन सी स्लोली स्लोली डालते हैं। फिर कैथेटर को रिमूव कर देते हैं, और यूजुअली जो ड्वेल टाइम होता है जितनी देर के लिए वो 1 से 2 घंटे तक रहता है। तो 1 से 2 घंटे तक पेशेंट को बोलते हैं होल्ड करने के लिए। अब बात करें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्टॉलेशन के पहले यूजुअली 4 घंटे पहले से हम लोग लार्ज फ्लूइड अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है 2 घंटे तक उसको यूरिन को होल्ड करना रहता है। फिर जो रहता है, जब हम माइटोमाइसिन सी दे देते हैं उसके बाद 48 आवर्स तक इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। फिर जो जेनाइटल्स है उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, और हाथों को भी अच्छे से वॉश करना चाहिए आफ्टर अवॉइडिंग, और बैठ कर पेशाब करना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन होती है। यूजुअली बैठने से क्या होता है, ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी हो जाता है, पूरा यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। तो यूरिन जो है ब्लैडर में नहीं रहता है, तो क्योंकि ये लंबे समय तक अगर रहता है माइटोमाइसिन सी तो ब्लैडर में इरिटेशन करा सकता है, सिस्टाइटिस करा सकता है। तो अगर साइड इफेक्ट बोले तो डिसयूरिया जो रहता है, यूजुअली थोड़ा बहुत डिसयूरिया रहता है। कई बार ये जो रहता है केमिकल होता है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट होता है, तो सिस्टाइटिस कॉज कराता है, और पेशेंट जो रहता है यूजुअली फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी के साथ प्रेजेंट करता है।
रेयर केसेस में ब्लैडर नेक्रोसिस हो सकती है, और ब्लैडर नेक्रोसिस यूजुअली तब होता है जब बहुत हाई कंसंट्रेशन में हम दे देते हैं। अब अगला जो है वो है इंट्रावेसाइकल बीसीजी। तो इंट्रावेसाइकल बीसीजी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर बीसीजी डोज के पहले हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो चेक करना रहता है, क्लिनिकल क्राइटेरिया। तो पेशेंट में जो ये 5 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें तो पहला है फीवर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, दूसरा है यूटीआई नहीं होना चाहिए, डिसयूरिया नहीं होना चाहिए, तीसरा है ग्रॉस हिमेचूरिया नहीं होना चाहिए, अगर हिमेचूरिया है तो नहीं करेंगे, चौथा है ट्रोमेटिक कैथेटराइजेशन नहीं होना चाहिए, और पांचवा है हम लोग आफ्टर 2 वीक्स ऑफ टीवारबीटी देते हैं, तब तक जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो हील हो जाती है। तो यूजुअली जो रहता है ये भी जो रहता है 40 मिलीग्राम में इस तरीके से आता है बीसीजी, और ये फ्रीज ड्राइड रहता है, फ्रीज ड्राइड, इसको भी इंट्रावेसाइकल यूज़ करते हैं। मैक्सिमम डोज इसका 120 मिलीग्राम होता है, बट हम लोग जो रहता है 80 मिलीग्राम तक यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें जो यूजुअली जो है क्लिनिकली हम लोग 5 चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ जो रहता है यूरिन टेस्ट कराना होता है, हर यूरिन टेस्ट, उसमें हम लोग यूरिन डिपस्टिक टेस्ट कराते हैं, और यूरिन डिपस्टिक टेस्ट में हम लोग यूजुअली देखते हैं कि कोई भी नाइट्राइट्स या ल्यूकोसाइड्स नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए नाइट्राइट्स या ल्यूकोसाइड्स के साथ। अगर पेशेंट को यूटीआई है तो ऐसे में हमें ट्रीट करना होता है और पोस्टपोन करना होता है बीसीजी को। तो पेशेंट को भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं बिफोर बीसीजी, सेम एज माइटोमाइसिन सी जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कि फ्लूइड जो है 4 घंटे पहले नहीं लेना है, फिर कॉफ़ी भी अवॉइड करना है, और साथ में किसी को लेकर आना है। फिर अगर हम बात करें बीसीजी रिकंस्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो बीसीजी जो रहता है सबसे पहले बीसीजी वायल जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट होता है, यूजुअली दानिश 1331 स्ट्रेन यूज़ होता है। ये सीरम इंस्टीट्यूट से मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है दानिश 1331 स्ट्रेन, और अब जो है मॉस्को जो स्ट्रेन है उसका यूज़ जो है बढ़ रहा है। तो ये दोनों स्ट्रेन यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम बात करें टाइस स्ट्रेन की, ये जो है यूएस में ज़्यादा कॉमन होता है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 50 ml नॉर्मल सलाइन लेते हैं, और नॉर्मल सलाइन 0.9% रहता है, और 50 ml जो रहता है सिरिंज लेते हैं, लोअर लॉक सिरिंज, 3-वे कनेक्टर रहना चाहिए, और पतला सा कैथेटर रहना चाहिए, 12 या 14 फ्रेंच फोलिस कैथेटर या नीलेटन कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो वायल रहता है, हमने जैसे ऊपर देखा कि ये फ्रीज ड्राइड है, फ्रीज ड्राइड है तो इसको हमें रूम टेम्परेचर पे लाना होता है, तो हम रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उसमें 50 ml NS जो है धीरे धीरे वायल में डालते हैं, और वायल को हमें शेक नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर शेक करेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बीसीजी में यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे घुमाना है, जैसे वॉशिंग मशीन में धीरे धीरे स्वॉर्लिंग मूवमेंट होता है उस तरीके से बॉटल को घुमाना है। घुमाने के बाद पूरा सस्पेंशन निकाल लेना है, और इसको यूजुअली विदिन 2 आवर्स यूज़ करते हैं, जबकि हमें ने पढ़ा था माइटोमाइसिन सी को यूजुअली 1 आवर के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए, इसको 2 आवर्स के अंदर यूज़ करना चाहिए, इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें भी जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि एटोमेटिक कैथेटराइजेशन होना चाहिए, और कैथेटराइजेशन यूजुअली 12 या 14 फ्रेंच कैथेटर से करते हैं। ब्लैडर को सेम माइटोमाइसिन की तरह कम्प्लीटली एम्प्टी कर लेते हैं, और बीसीजी को धीरे धीरे ओवर 1 से 2 मिनट्स इंस्टिल करते हैं। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डालते ही हमें इमीडिएटली कैथेटर को रिमूव कर देना है, और पेशेंट को ड्वेल टाइम जो रहता है यूजुअली 2 आवर्स रहता है, 2 घंटे तक उसको रखना होता है। फिर कई बार जो है ऑप्शनल एडवाइजेस दे सकते हैं, हम लोग पेशेंट की पोजीशन एवरी 15 मिनट्स पर चेंज करने को बोलते हैं, जैसे कि पहले अगर सुपाइन लेटा हुआ है पेशेंट तो फिर उसको हम लेफ्ट करवट बोलेंगे, फिर राइट करवट बोलेंगे, फिर फाइनली प्रोन पोजीशन बोलेंगे, तो इससे होगा क्या कि सारे लोकेशंस में दवाई पहुंच जाएगी। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं, जब हमें जो रहता है ब्लैडर जो लोकेशन डिफरेंट डोम है वहाँ, और उसके बाद एंटीरियर में है, इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन है, तो इसको तब यूज़ करते हैं ताकि जो ड्रग है उसका यूनिफॉर्म एक्सपोजर हो सके। फिर इंस्टॉलेशन के बाद कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो सबसे पहले 2 घंटे तक तो हमें उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद 2 घंटे बाद पेशेंट को फ्लूइड लेने के लिए ज़्यादा बोलना है, ताकि जो रहे वो अच्छे से यूरिन बने और सारा का सारा जो है रिमेनिंग वो वॉइड कर सके। फिर जब भी यूरिनेट करना है तो बैठकर वॉइड करना है इन केस ऑफ मेल पेशेंट्स। और वॉइड करने के बाद अगर घर में बाथरूम कर रहे हैं तो ब्लीच यूज़ करना है, ब्लीच यूज़ करना है टॉयलेट में, और
फिर ब्लीच को यूज़ करने के बाद 15 मिनट तक वेट करना है, और 15 मिनट वेट करने के बाद फिर फ्लश करना है, और 48 आवर्स तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। अपने हैंड्स और जेनेटेलिया अच्छे से वॉश करने हैं आफ्टर वॉइडिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो पेशेंट को माइल्ड डिसयूरिया हो सकता है, पेशेंट को इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी हो सकता है, और साथ में कई बार लो ग्रेड फीवर हो सकता है। लो ग्रेड फीवर यूजुअली जो रहेगा 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें बीसीजी कब स्टॉप करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीसीजी ट्रीटमेंट में। तो अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, वो भी 48 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है, तो 2 दिन से ज़्यादा बुखार है और वो भी 38.5 डिग्री से ज़्यादा, तो ऐसे में हमें बीसीजी स्टॉप करना रहता है। फिर अगर पेशेंट को एपिडिडाइमोआर्थराइटिस हो गया है तो हमें बीसीजी स्टॉप करना रहता है। पेशेंट को सेप्सिस हो रहा है, सेप्सिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंट हिमेचूरिया हो रहा है लगातार, और एलर्जिक रिएक्शंस है। तो हाई ग्रेड फीवर, एपिडिडाइमोआर्थराइटिस, सेप्सिस के सिम्टम्स, परसिस्टेंट हिमेचूरिया, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे में जो रहता है ये 5 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें बीसीजी स्टॉप करना रहता है। तो अब बात कर लेते हैं डोजेस की। तो जो इंडक्शन कोर्स होता है यूजुअली इसमें हम जो बीसीजी रहता है वीकली देते हैं, और टोटल 6 वीक्स तक देते हैं। तो वीकली देने का मतलब है कि जैसे हम हफ्ते में एक दिन चूज कर लेते हैं, और टोटल इस तरीके से जो रहता है 6 हफ्ते तक हमें देना रहता है। पेशेंट के एक डायरी बनाते हैं और उसमें हम नोट करते हैं। तो जैसे हमने वेडनेसडे को दिया तो अगले वेडनेसडे को बुलाएंगे, फिर वेडनेसडे को बुलाएंगे, इस तरीके से 6 हफ्ते तक वेडनेसडे को बुलाएंगे। तो ये जो रहता है इस तरीके से इंडक्शन होता है। फिर जो अगला रहता है वो स्वाब प्रोटोकॉल रहता है, और यूजुअली अगर हम न्यूरोलॉजी टेस्ट की बात करें तो उसमें जो रहता है हाई रिस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत सारे रेजिम होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे, तो ये यूजुअली रिकमेंडेड है। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 वीकली इंस्टॉलेशन करते हैं। यूजुअली जो रहता है ये करते हैं हम लोग 3 महीने पे। 3 महीने के बाद जो रहता है यूजुअली हम 6 का टेबल जो रहता है वो पढ़ते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो टोटल डोजेस की बात करें तो हर एक में हम लोग 3 डोज दे रहे हैं, तो टोटल हम लोग 7 बार बुला रहे हैं। तो टोटल 7 × 3 = 21 मेंटेनेंस डोज हो गया, मेंटेनेंस डोज। और अगर हम बात करें इंडक्शन डोजेस की तो 6 इंडक्शन डोजेस हो गए। तो यूजुअली अगर हम 5 इंडक्शन डोज दे दे रहे हैं और साथ में 2 मेंटेनेंस डोज दे देते हैं, तो इसको जो बोलते हैं इसको सफिशिएंट बीसीजी बोलते हैं या एडिक्वेट बीसीजी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें रिड्यूस डोज ऑप्शन की, तो रिड्यूस डोज जो रहता है हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी या बीसीजी शॉर्टेज। बीसीजी शॉर्टेज रहता है, टॉक्सिसिटी रहता है, तो 1/3 डोज यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन पाथवे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लो रिस्क नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर की बात करें तो जब लो रिस्क क्या आएगा, सबसे पहले हमें ट्यूआरबीटी करना होगा कंप्लीट, और फिर जो है ब्लैडर इंटीग्रिटी देखते हैं। और ब्लैडर इंटीग्रिटी चेक करने के बाद अगर ब्लैडर में परफोरेशन नहीं है, कैथेटर जो है प्रॉपरली डाला गया है, कोई ऑटोमेटिक कैथेटराइजेशन नहीं है, ग्रॉस इमेचूरिया नहीं है, तो हम जो है सिंगल डोज 40 मिलीग्राम माइटोमाइसिन सी विद इन 6 आवर्स यूज करना रहता है, और इसमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। फिर पेशेंट को हम लोग फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, और सिस्टोस्कोपी यूजुअली हम लोग 3 महीने पे करते हैं, तो सिस्टोस्कोपी एट 3 मंथ्स करते हैं, और अगर नॉर्मल रहता है तो फिर 6 महीने पे बुलाएंगे, फिर 12 महीने पे बुलाएंगे। इस तरीके से हर 6 मंथ पे बुला सकते हैं। यूजुअली जो रहता है लो रिस्क में साइटोलॉजी का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, तो फॉलोअप में यूजुअली हम साइटोलॉजी नहीं कराते हैं, क्योंकि लो रिस्क लो ग्रेड डिजीज़ को लेस देन 20% सेंसिटिविटी होता है, डिटेक्शन रेट काफ़ी कम होता है। अब बात करें इंटरमीडिएट रिस्क की, तो इंटरमीडिएट रिस्क में हम सबसे पहले जैसे ट्यूआर बीटी की कंप्लीट किया, उसके बाद अब माइटोमाइसिन जो है देना न देना ऑप्शनल रहता है। तो इसमें जो है इंटरमीडिएट रिस्क में ऑप्शनल रहता है। यूजुअली हम बीसीजी यूज़ करते हैं, बीसीजी इंडक्शन 6 वीक के लिए करेंगे। फिर यहाँ पे जो मेंटेनेंस रहता है हम लोग 1 ईयर के लिए देते हैं, 1 ईयर मेंटेनेंस देते हैं, और सिस्टोस्कोपी जो रहता है एवरी 3 to 6 मंथ्स करते हैं। फिर हाई रिस्क एनएमआईबीसी की बात करें तो हाई रिस्क एनएमआईबीसी जो रहता है यूजुअली जो बात करें तो उसमें आता है कार्सिनोमा इन सीटू,
T1 हाई ग्रेड डिजीज और मल्टीफोकल हाई ग्रेड डिजीज। तो इसमें सबसे पहले हमें TURBT करना रहता है और TURBT के बाद TURBT जो रहता है यूजुअली करते हैं आफ्टर 2 वीक्स, तो 2 to 6 वीक्स के बीच में करना रहता है। फिर उसके बाद हम BCG इंडक्शन थेरेपी देते हैं 6 वीक्स के लिए, और फिर स्वाग प्रोटोकॉल में 3 ईयर जो मेंटेनेंस है वो देते हैं हाई रिस्क कैटेगरी में। और इसमें जो है सर्विलांस सिस्टोस्कोपी करते हैं यूजुअली एट 3 मंथ्स। तो हर 3 मंथ्स पे हम लोग जो है 2 साल के लिए बुलाएंगे। तो अगर हम बात करें हाई रिस्क कैटेगरी में, तो टोटल नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमें 8 बार सिस्टोस्कोपी करना है। तो इस तरीके से रहता है, हम 3 महीने पे बुलाएंगे। जबकि अगर हम बात करें इंटरमीडिएट, जो पहला सिस्टोस्कोपी है हम 3 मंथ पे करेंगे। फिर जो दूसरा सिस्टोस्कोपी है हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम 3 मंथ पे करें या 6 मंथ पे करें, डिपेंड्स। जबकि अगर हम लो रिस्क कैटेगरी है, तो लो रिस्क में भी अगर हम बात करें तो यूजुअली 1 साल के लिए फॉलो अप करते हैं, 1 ईयर के लिए। और इसमें जो है इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 2 to 3 ईयर्स तक, अगर हाई रिस्क मिल रहा है। तो इसमें जो है सिस्टोस्कोपी पहला 3 मंथ पे करते हैं और उसके बाद जो रहता है हम लोग 6 मंथ पे करते हैं। तो 6 मंथ पे करते हैं और बेस्ड ऑन द रिस्क हम लोग उसको एक्सटेंड करके 12 मंथ पे भी कर सकते हैं। तो 3 to 5 ईयर्स जितना फॉलो अप करना चाहें करते हैं। अब बात करते हैं कैथेटर प्रोटोकॉल। तो जो कैथेटर हम चूज करते हैं यूजुअली 12 से 14 फ्रेंच नीलेटन या फोलिस कैथेटर यूज करते हैं, और यूजुअली जो रहता है हम सिलिकॉन प्रेफर करते हैं। तो सिलिकॉन जो रहता है प्रेफर किया जाता है। इसको यूज करने की अगर बात करें तो 2% लॉक्स 2% यूज करते हैं, और जो रहता है ट्रोमेटिक एंट्री जो रहता है अवॉइड करते हैं। अगर ब्लीडिंग हो चुका है तो ऐसे में हमें ट्रीटमेंट पोस्टपोन करना पड़ता है। फिर दवा इंस्टिल करने से पहले हमें ब्लैडर को कम्प्लीटली जो रहता है खाली करना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और दवा इंस्टिल करने के बाद फोलिस कैथेटर हमें रिमूव कर देना होता है, नेवर कीप फोलिस। और पेशेंट को यूजुअली हमें 15 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना रहता है। अब बात करें कॉम्प्लिकेशंस की। BCG रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर देखा जाए तो सबसे पहले होता है माइल्ड सिस्टाइटिस। तो थोड़ा बहुत जो रहता है सिस्टाइटिस हो सकता है। ऐसे केस में पेशेंट को हम एनसेट्स देते हैं, फिर फिनेजोपायरिडीन देते हैं, और यूजुअली जो रहता है नेक्स्ट डोज जो है 1 वीक से ज़्यादा एटलीस्ट हम लोग डिले कर देते हैं। तो नेक्स्ट डोज जो रहता है 1 वीक जो है उसी के बाद देते हैं। फिर अब बात करते हैं हाई फीवर अगर पेशेंट आ रहा है। हाई फीवर का मतलब होता है इन केस ऑफ BCG 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, वो भी 48 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में हमें सस्पेक्ट करना चाहिए BCG सेप्सिस। तो BCG सेप्सिस अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में हमें ATT स्टार्ट करना रहता है, और इसमें हम देते हैं आइसोनियाजिड, रिफेम्सिन और इथम्ब्यूटॉल। इसमें हम पायराजिनामाइड नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। तो हम लोग जो है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और इथम्ब्यूटॉल देते हैं। साथ में स्टेरॉइड्स भी ऐड करना रहता है, और यूजुअली हम लोग प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम देते हैं और पेशेंट को एडमिट करते हैं। फिर कई बार जो रहता है पेशेंट को BCG की वजह से ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टाटाइटिस हो सकता है। ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टाटाइटिस यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहता है। हम इसका ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब सिम्प्टोमेटिक हो, और ऐसे में हमें एंटी ट्यूबरकुलर जो रेजिम है वो चलाना रहता है। फिर अगला जो प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस के केस में हम लोग यूजुअली इसमें भी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देते हैं यूजुअली फॉर 6 मंथ्स। तो 3 to 6 मंथ जो रहता है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस के केस में देंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें BCG में हम लोग 50 ml NS से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जबकि माइटोमाइसिन C में जो रहता है यूजुअली जो रहता है पहले जो 40 मिलीग्राम मिलता है उसको जो हमें स्टेराइल वाटर मिला रहता है उसमें मिलाते हैं 20 ml। फिर फाइनली इस 20 ml स्टेराइल वाटर को हमें 40 ml बनाना है, तो हम लोग NS मिलाते हैं। ड्वेल टाइम की बात करें तो ड्वेल टाइम यूजुअली 2 आवर्स रहता है BCG में, जबकि माइटोमाइसिन C में 1 से 2 आवर्स रहता है। BCG जो रहता है इसको यूजुअली आफ्टर 2 वीक्स देते हैं, जबकि माइटोमाइसिन C विद इन 6 आवर्स देना रहता है। अगर बात करें कि कैसे देना है, तो वीकली हम लोग पहले 6 डोज देते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्शन फेज। फिर फाइनली मेंटेनेंस फेज रहता है। और अगर इंटरमीडिएट रिस्क है तो 1 ईयर के लिए देते हैं, और हाई रिस्क है तो 3 ईयर के लिए देते हैं। जबकि माइटोमाइसिन C में सिंगल डोज देते हैं, और वीकली 6 ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास माइटो BCG नहीं है, तो हम माइटोमाइसिन C को इंडक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत कम यूज़ होता है। BCG जो रहता है बेसिकली इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि माइटोमाइसिन C कीमोथेरेपी होता है और स्किन जलने का रिस्क रहता है। फिर अगर हम बात करें
बीसीजी थेरेपी का जो हमने देखा था, जो डिफरेंट रेजिम हम लोग यूजुअली स्वाग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें जो स्टैंडर्ड रेजिम होता है उसमें हम लोग फुल डोज बीसीजी यूज़ करते हैं। और फुल डोज बीसीजी जो है यूजुअली यूएस में टाइस यूज़ करते हैं, जबकि इंडिया में डेनिस 1331 यूज़ करते हैं या मॉस्को स्ट्रेन यूज़ करते हैं। तो ये जो रहता है ये यूज़ करते हैं। और ये जो रहता है अभी डिस्कस किया हम लोग वंस वीकली फॉर 6 वीक्स यूज़ करते हैं। और बीसीजी जो रहता है स्टार्ट यूजुअली हम लोग आफ्टर 2 वीक्स करते हैं ट्यूआरबीटी के। 2 वीक्स इसलिए करते हैं कि इससे रीएपिथेलाइजेशन हो जाता है और जिससे कि बीसीजी सेप्सिस होने का खतरा कम हो जाता है। तो यूजुअली ये हाई रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी में यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो 6 वीक इंडक्शन कोर्स होता है वो स्टैंडर्ड होता है और यूजुअली आफ्टर 2 वीक्स स्टार्ट करते हैं ट्यूआरबी की। अब अगला है जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो रहता है स्वाग रेजिम। स्वाग मेंटेनेंस रेजिम जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर एविडेंस बेस्ड है तो वो है स्वाग रेजिम। इसमें जो रहता है 3 वीकली इंस्टॉलेशन करते हैं और यूजुअली करते हैं तीसरे महीने पे और फिर फाइनली जो रहता है 6 मंथ से लेके 36 मंथ तक। तो ये रहता है 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36। तो यूजुअली जो रहता है ये 3 ईयर मेंटेनेंस रहता है। तो अगर हम बात करें 5 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल जो रहता है 83% इम्प्रूव हो जाता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। और रिकरेंस फ्री सर्वाइवल, रिकरेंस जो है काफ़ी कम हो जाता है, 76 मंथ हो जाता है रिकरेंस फ्री सर्वाइवल अगर हम बात करें जब हम स्वाग रेजिम यूज़ करते हैं। तो यूजुअली जो रहता है पेशेंट 6 वीक इंडक्शन रिसीव करता है फॉलोड बाय 3 वीकली इंस्टॉलेशन। और ये यूजुअली इंस्टॉलेशन देते हैं 3 और 6 मंथ एवरी 6 मंथ फॉर 3 ईयर्स। अब यूआरटीसी जो अगला रेजिम है वो है यूआरटीसी मेंटेनेंस रेजिम। यूआरटीसी में हम लोग बेसिकली रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं और इसमें जो है इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क दो अलग अलग कैटेगरी रहती है। तो इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी में हम लोग फुल डोज बीसीजी ही यूज़ करते हैं बट मेंटेनेंस यूजुअली 1 ईयर के लिए होता है। जबकि अगर हम बात करें हाई रिस्क में तो इसमें हम लोग फुल डोज यूज़ करते हैं और वो 3 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये सिमिलर होता है स्वाग प्रोटोकॉल के लिए की तरह ही। तो जो यूआरटीसी मेंटेनेंस रेजिम है उसमें अगर हम बात करें इंटरमीडिएट रिस्क जो रहता है उसमें 1 ईयर से ही काम हो जाता है, जबकि हाई रिस्क में 3 ईयर्स फुल कोर्स बीसीजी देना होता है। फिर जो अगला बीसीजी देने का तरीका होता है वो रिड्यूस्ड डोज बीसीजी रेजिम होता है। रिड्यूस्ड डोज जो रहता है इसमें यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब शॉर्टेज रहता है या बीसीजी इंटॉलरेंस रहता है। और ये जो रहता है हम लोग 1/3 डोज या हाफ डोज बीसीजी देते हैं। और अगर हम बात करें यूआरटीसी ट्रायल का तो यूआरटीसी ट्रायल हुआ था तो उसमें 1/3 डोज जो रहता है वो यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है फॉर इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क कैटेगरी के लिए नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हाई रिस्क के लिए फुल डोज होता है और फुल डोज जो रहता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो रिड्यूस्ड डोज की बात करें इसमें हम लोग यूआरटीसी ने फुल डोज और 1/3 डोज को टेस्ट किया था और हाई रिस्क जो कैटेगरी पेशेंट्स थे यूजुअली उनको 3 ईयर फुल डोज थेरेपी चाहिए था। फिर अगला है निम्बस। तो निम्बस अगर हम बात करें तो निम्बस में रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी बीसीजी रेजिम है और इसको जो था बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ इंफीरियरिटी रिजल्ट। इसमें जो था बेसिकली इंडक्शन के टाइम जो हम 6 डोज दे रहे थे अब उसको 3 डोज, इंडक्शन ही 3 डोज से कर रहे थे। और मेंटेनेंस जो था थ्राइस वीकली की जगह 2 इंस्टॉलेशन कर रहे थे मेंटेनेंस, और ड्यूरेशन भी 1 साल के लिए था। तो ये बहुत ही बेकार ट्रायल था, इन्फीरियर रिजल्ट थे और इसको जो था ट्रायल को बंद कर दिया गया था। फॉर नेम्स से कि हम जान सकते हैं तो ये है निम्बस रेजिम। फिर जो है अगला कॉन्सेप्ट होता है सेकेंड इंडक्शन कोर्स या री इंडक्शन बीसीजी। तो सेकेंड इंडक्शन जो रहता है हम लोग कब यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहला इंडक्शन हमने दिया और उसमें कोई कंप्लीट रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हम सेकेंड इंडक्शन दे सकते हैं। फिर दूसरा इंडिकेशन रहता है अगर कोई पेशेंट है उसमें सीआईएस और वो परसिस्टेंट है तो ऐसे में भी हम सेकेंड इंडक्शन दे सकते हैं। तीसरा है अगर हम परसिस्टेंट पेपिलरी है हाई ग्रेड टीए टी1 है तो ऐसे में भी हम दे सकते हैं। तो यूजुअली होता है क्या है कि जब हम सेकेंड इंडक्शन देते हैं जिसमें रिस्पांस नहीं आया है तो एडिशनल 25 से 30% चांस रहता है कंप्लीट रिस्पांस आने का। तो 25 से 30% एडिशनल रिस्पांस आने का चांस रहता है। तो अगर हम बात करें कि सेकेंड इंडक्शन में जो रिस्पांस होता है एवरेज वो 25% होता है
इन केस ऑफ प्रोफाइल एक्सिस और 30% होता है इन केस ऑफ CIS। अब बात करते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है BCG प्लस इंटरफेरॉन अल्फा। ये कॉम्बिनेशन रेजिम होता है और ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग फॉर इनके हमें जब BCG की डोज कम करनी होती है, जैसे कि इंटॉलरेंस हो रहा है पेशेंट को, या BCG जो है रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी है उसके लिए, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या BCG रिफ्रैक्टिव पेशेंट है तो BCG रिफ्रैक्टिव पेशेंट में 20% में जो था कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला था। तो जो अगर हम बात करें BCG और इंटरफेरॉन, इसमें एडिटिव इफेक्ट मिलता है और रिड्यूस्ड डोज ऑफ BCG होता है। फिर अगर हम बात करें BCG फॉर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें जो रहता है यूजुअली हम लोग थोड़ा सा TURP या फल्गरेशन करते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, फिर उसके बाद BCG देते हैं। तो अगर प्रोस्टेटिक डक्ट में कोई CIS है तो उससे 50% क्लियरेंस रेट रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड रेजिम जो रहता है स्टैंडर्ड इंडक्शन। तो स्टैंडर्ड रेजिम में हम लोग स्टैंडर्ड इंडक्शन करते हैं, और स्टैंडर्ड इंडक्शन की बात करें तो इसमें वीकली इंडक्शन देते हैं 6 वीक के लिए, और ऑल इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में यही फॉलो होता है। इंडक्शन के बाद जो दूसरा रहता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए हम लोग जो रहता है स्वाग प्रोटोकॉल जो रहता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है, और ये हाई रिस्क कैटेगरी में स्वाग ही यूज होता है। इसमें 3 इयर्स मेंटेनेंस देते हैं और हर 3 महीने पे 3 वीकली मिनी कोर्स देते हैं। फिर अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। पहला अगर हम मॉडिफिकेशन बात करें तो EORTC मेंटेनेंस है। EORTC मेंटेनेंस में जो रहता है यूजुअली हम जो इंटरमीडिएट रिस्क है उसमें 1 साल के लिए भी दे सकते हैं BCG। ये एक तरीके से जो है बेस्ड ऑन द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है, तो इसको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन रेजिम भी बोलते हैं। फिर जो अगला मॉडिफिकेशन है वो है, पहला तो ड्यूरेशन था, दूसरा है रिड्यूस्ड डोज। तो डोज जो है हमने कम किया 1/3। तो ये जो रहता है यूजुअली हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ BCG शॉर्टेज या इंटॉलरेंस। तो इसमें जो रहता है शेड्यूल सेम रहता है बट डोज जो रहता है लोअर रहता है। फिर अगर हम बात करें जो कुछ और हैं जो होते हैं, पहला है निम्बस। निम्बस की बात करें तो निम्बस जो है इसमें यूज़ नहीं होता है इन्फीरियर होता है। तो इसमें जो रहता है हम लोग डोज जो है हाफ कर दिए। इंडक्शन में जो हम 6 डोज यूज़ कर रहे थे उसको 3 डोज कर दिया, और मेंटेनेंस में जो हम लोग यूज़ कर रहे थे 3 डोज उसको 2 डोज कर दिया। तो इस तरीके से तो ये जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नहीं यूज़ करते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अगर हम बात करें तो वो है सेकेंड इंडक्शन का। सेकेंड इंडक्शन जो रहता है यूजुअली हम यूज़ करते हैं इन केस अगर फर्स्ट इंडक्शन से परसिस्टेंट CIS है, हाई ग्रेड लीजन है, तो हम सेकेंड इंडक्शन दे सकते हैं, यूजुअली रिपीट कर सकते हैं 6 वीक कोर्स के। फिर अगला जो रेजिम होता है वो BCG के साथ इंटरफेरॉन यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन शेड्यूल होता है, ये यूज़ करते हैं BCG रिफ्रैक्टिव पेशेंट्स में। और अगर किसी पेशेंट में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम पहले TURP करेंगे और फिर BCG देते हैं। तो इसमें जो CIS है यूजुअली इन्वॉल्व करता है प्रोस्टेटिक डक्ट को, तो ऐसे केस में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है लैम रेजिम। लैम रेजिम की बात करें तो लैम रेजिम जो रहता है लो डोज रेजिम होता है, और जो रहता है यूजुअली इसमें मेंटेनेंस स्पेयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है बेसिकली मेंटेनेंस स्पेयरिंग BCG रेजिम होता है। तो इसको डेवलप किया था बेसिकली अगर हम बात करें टू कंजर्व द BCG ड्यूरिंग ग्लोबल शॉर्टेज, और BCG को कंजर्व कर सके और उसकी जो प्रॉपर्टी ऑन्कोलॉजिकल एफिकेसी वो सेम रहे। तो इसमें जो है बेसिकली दोनों डोज और फ्रीक्वेंसी दोनों मॉडिफाई किया गया था। एक तरीके से अगर हम बात करें तो निम्बस जो फेल हुआ था उसी तरीके से है, बट ये यूज़ होता है। अगर हम बात करें लैम के कंपोनेंट के, तो सबसे पहले लो डोज BCG जो रहता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। यूजुअली हम लोग 1/3 डोज यूज़ करते हैं या हाफ डोज यूज़ करते हैं BCG इंस्टॉल करने के लिए, और इसमें देखा गया है कि सिमिलर इम्यून एक्टिवेशन हो रहा है विथ फीवर साइड इफेक्ट्स। तो ये लैम रेजिम है। फिर जो दूसरा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन स्पेयरिंग शेड्यूल। एडमिनिस्ट्रेशन स्पेयरिंग शेड्यूल में जो है हम लोग अगर बात करें तो कुछ जो रहता है इंडक्शन और मेंटेनेंस में हम लोग कुछ इंस्टॉलेशंस कम कर देते हैं, कुछ ही दवाइयाँ देते हैं। तो अगर हम बात करें जो यूजुअली फॉलो होता है, तो जो इंडक्शन है उसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। 6 वीक इंडक्शन जो फेज़ है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। जो मेंटेनेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे इंस्टॉलेशन जो है सेम
हम लोग फॉलो करते हैं, 1 इंस्टॉलेशन मंथली हम लोग करते हैं। जबकि अगर हम बात करें मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस हम लोग जो रहता है सिर्फ 1 साल के लिए ही देते हैं, 1 ईयर। तो 1 ईयर मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो ये बेसिकली एक तरीके का यूआरटीसी की तरह ही है। और इसमें जो रहता है 3612 पे 1 इंस्टॉलेशन देते हैं। तो इसमें हमने जो 3 इंस्टॉलेशन देते हैं उसको सिर्फ एक ही कर दिया है। यूजुअली हम लोग जो स्वाग रेजिम है उसमें 3 वीक कोर्स देते हैं, इसलिए इस तरीके से कम कर दिया। अब बात करते हैं मेंटेनेंस स्पेयरिंग। तो मेंटेनेंस स्पेयरिंग की बात करें तो मेंटेनेंस स्पेयरिंग, ये तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्पेयरिंग शेड्यूल है, अगला है मेंटेनेंस। तो इसमें जो मेंटेनेंस है, यूजुअली मेंटेनेंस को हम लोग 1 ईयर शॉर्ट कर देते हैं, जबकि यूजुअली स्वाग में 3 ईयर्स के लिए देते हैं, या 1 इंस्टॉलेशन पर मेंटेनेंस देते हैं विजिट के इंस्टेड ऑफ 3 वीक कोर्सेज। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये रहता है लैम रेजिम। और इसका जो है, इसमें बात करें तो लो डोज रिड्यूस फ्रीक्वेंसी शॉर्ट मेंटेनेंस, तो ये रहता है। और इसका गोल है टू मेंटेन एफिकेसी अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड बीसीजी। और इसका अगर हम बात करें एविडेंस का, तो बहुत सारे ट्रायल्स हुए थे बीसीजी शॉर्टेज के लेकर, ड्यूरिंग बीसीजी शॉर्टेज, और इंटरमीडिएट रिस्क के लिए 1/3 डोज जो था वो एक्सेप्टेबल है। पहला तो ये रहता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जब रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस जब यूज करते हैं, तो इससे होता क्या है कि हायर रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, बट अगर सप्लाई लिमिटेड है तो ये एक्सेप्टेबल रहता है। तो ये जो रहता है बेसिकली यूज करते हैं। अगर हम बात करें हाई रिस्क कैटेगरी में, तो हाई रिस्क कैटेगरी में जो T1 हो या विथ CIS हो, तो ऐसे में हमें फुल डोज ही यूज करना रहता है, वो सुपीरियर रहता है। तो अगर हम बात करें इंडक्शन फेज, तो इंडक्शन फेज में हम 1/3 डोज यूज करते हैं वीकली फॉर 6 वीक्स। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जो रहता है सिंगल इंस्टॉलेशन करते हैं, नॉट 3 डोज यूज करते हैं। 3, 6, 12 का ड्यूरेशन 1 ईयर रहते हैं। तो ये टोटल जो है लैम रेजिम होता है। तो लैम रेजिम कब फॉलो करना होता है? पहला, जब बीसीजी की शॉर्टेज हो। दूसरा, जब इंटरमीडिएट रिस्क NMIBC हो। और तीसरा, हाई रिस्क पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं जो कि फुल डोज रेजिम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसको कब नहीं यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो अगर हाई रिस्क है पेशेंट जिसमें T1 ट्यूमर है, साथ में CIS भी है। दूसरा, वेरिएंट हिस्टोलॉजी है तो नहीं यूज करना है। तीसरा, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है। चौथा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल CIS है। तो ऐसे केस में हमें फुल डोज इंडक्शन और 3 ईयर मेंटेनेंस जो रहता है वो देना रहता है।